दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एप्लीकेशन पर टेस्ट दिया था एंड आई होप कि आप उसको अटेम्प्ट कर पाए होंगे। नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, कल से आपके लिए फिर अवेलेबल रहेगा। प्रैक्टिस नाउ पर क्लिक करके आप उसको फिर से अटेम्प्ट कर पाएंगे। लेकिन हम उस क्वेश्चंस को सॉल्यूशन लेकर आए हैं दोस्तों, और इस टेस्ट में 25 क्वेश्चन थे और काफ़ी मैंने स्कोर देखा है तो ठीक ठाक रहा सबका लगभग। फिर भी जो गलत हुए उनका देख लीजिए कि सही आंसर क्या होना था। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ज़रूर करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सभी क्वेश्चंस को लास्ट तक आप ज़रूर देखें, पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे और साथ में आपको बताएंगे कि अगर ऐसे पूछा होता तो हम उसकी जगह दूसरा ऑप्शन क्या कर सकते थे। यानी एक ही सवाल में कई तरह के क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का नंबर 1 हमारा सवाल था। 1 नंबर सवाल पूछा आपसे कि 1 kWh इज़ इक्वल टू, यानी 1 किलोवाट घंटे किसके बराबर है। दोस्तों इसके ऑप्शन पर हमेशा उत्तर डिपेंड करेगा। वास्तव में 1 kWh के बराबर आप कई सारे उत्तर दे सकते हैं, यानी आप वाट सेकंड में, जूल में, कैलोरी में और किलो कैलोरी में कई सारे उत्तर आप दे सकते हैं। तो देखिए ज़रा चर्चा करते हैं क्वेश्चन की। देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा कैलोरी के बारे में। ठीक है दोस्तों, कैलोरी जो है वो जूल से कन्वर्ट हो सकती है और कोई ऑप्शन नहीं था। जूल को जब कैलोरी में कन्वर्ट करना हो तो उसमें 4.18 का भाग देना था। अगर किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो फिर 4180 का भाग देना था। इसका मतलब हमें सबसे पहले जो KWH में एनर्जी दिया हुआ था वो एनर्जी जूल में कन्वर्ट करनी होगी। सबसे पहले क्या करेंगे, एनर्जी को जूल में कन्वर्ट करेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे और आपको समझने वाली है, वो ये है कि जूल जो है वो वाट सेकंड के बराबर होता है। यानी ऊर्जा को आप वाट सेकंड में लिख सकते हैं और आप जूल में लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका मतलब इस वाट घंटे को हमें क्या करना है, वाट सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ज़रा, 1 किलो वाट दिया हुआ था, इसकी जगह 1000 वाट हो जाएगा, और जो 1 घंटे दिया हुआ था इसकी जगह सेकंड करेंगे तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। यानी ये बनेगा हमारा 36 और इसके आगे 5 जीरो, ये बना वाट सेकंड, या फिर जूल बोल सकते हो आप इसको। वाट सेकंड और जूल बराबर है। इसमें आपको क्या करना था, 4180 का भाग देना था, आपका उत्तर आ जाएगा और वो आएगा 860 या 861 किलो कैलोरी। वैसे अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ सकता है तो ऑप्शन सेम ही आएंगे, इसलिए ऑप्शन को रट करके ही रखें। 861 किलो कैलोरी होता है। कैसे आया इसको भी याद ज़रूर रखें, लेकिन वैसे सीधा उत्तर आप याद रख सकते हैं, 861 किलो कैलोरी कर देंगे। आगे देखिए दोस्तों, सवाल पूछा कि सर्किट ब्रेकर के जो आर्किंग कॉन्टैक्ट होते हैं वो किसके बने होते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एंड आई होप आपको इसका आंसर भी पता होगा। लेकिन हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कॉपर और टंगस्टन का एलॉय मिश्र धातु का बनता है दोस्तों। यानी तांबा और टंगस्टन है तो इन दोनों की मिश्र धातु का बनता है सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट, जो मेक और ब्रेक करवाते हैं सर्किट में। अगला सवाल देखिए, तीसरा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखेंगे इसके बारे में। 4 स्टेटमेंट दिया हमें, 1 एम्पियर, 5 एम्पियर, 100 वोल्ट और 110 वोल्ट। सवाल पूछा कि 3 फेज CT और PT की सेकेंडरी की रेटिंग इनमें से कौन सी है। देखो कन्फर्म था कि CT के लिए पहले 1 और 2 में से ऑप्शन आएगा, PT के लिए 3 और 4 में से ऑप्शन आएगा, राइट। अब ध्यान से समझ लेना, 3 फेज की जो CT होती है उसकी सेकेंडरी 5 एम्पियर की होती है। हालांकि प्रैक्टिकली कभी कभी ये 1 एम्पियर की भी हो सकती है, लेकिन हमने तो 3 ऑप्शन आपको दिए नहीं, इसलिए 5 एम्पियर ऑप्शन की तरफ ही जाना था। लेकिन सिंगल फेज CT की सेकेंडरी हमेशा 1 एम्पियर की होती है, ये कन्फर्म है। तो मैं आपको चारों बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। सिंगल फेज CT की सेकेंडरी 1 एम्पियर की, 3 फेज CT की सेकेंडरी 5 एम्पियर की और 1 एम्पियर की, दोनों होते हैं। सिंगल फेज PT की सेकेंडरी 100 वोल्ट की और 3 फेज PT की सेकेंडरी 110 वोल्ट रेटिंग की होती है। CT करंट स्टेप डाउन है और PT वोल्टेज स्टेप डाउन है। AC में जो अपने इंडक्शन मीटर होते हैं उनके साथ हाई वोल्टेज और हाई करंट मेजरमेंट के लिए हम काम में लेते हैं। CT मीटर के साथ साथ, यानी मीटरिंग के साथ साथ प्रोटेक्शन में भी काम में आती है। तो अभी के लिए हमारा ऑप्शन बनेगा B 2 और 4।
3 फेज CTPT का पूछा था तो 3 और 4 कर 2 और 4 कर देंगे। अगर सिंगल फेज CTPT का होता तो फिर 1 और 3 आ जाता दोस्तों। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। CTPT के बारे में क्लास आपको पूरी डिटेल से मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, थ्योरी के वीडियोज इसके आपको मिल जाएंगे। अगला सवाल, कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली सबसे अधिक विश्वसनीय है यानी रिलायबल है, जिस पे विश्वास किया जा सकता है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा हम रिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं और एक तरह से ये इंटरकनेक्टेड प्रणाली की तरह होती है, यानी कहीं एक से सप्लाई डिस्टर्बेंस आती है तो हम दूसरी तरफ से ले लेंगे, यानी कंटिन्यूटी रहने की संभावना पूरी होती है। रिंग सिस्टम का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। आगे देखिए दोस्तों, मुर्रे लूप परीक्षण। अच्छी बात तो ये है कि इस पेपर में तो सवाल आता है कि केबल में दोष जांच करने के लिए किस प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। तो दोस्तों एक टेस्ट होता है मुर्रे लूप टेस्ट और एक और होता है जिसका नाम है वार्ले लूप टेस्ट। इसलिए आप दोनों टेस्ट के नाम याद रखें, मुर्रे लूप और वार्ले लूप। अच्छे हैं, दोनों आ सकते हैं पेपर में, ध्यान से समझना इनको। ठीक है, करते क्या है तो हम इसे ग्राउंड और ओपन अगर कहीं भी हुआ है ना केबल में, तो उस लोकेशन का पता लग जाता है हमें इससे कि कितनी दूर फॉल्ट आया होगा। तो वहीं पर जाकर के क्या है कि अपन को वो खाई खोदने की ज़रूरत होती है, फिर केबल को काट करके वहाँ से चेक कर सकते हैं। यानी भाई अंडरग्राउंड केबल है ना, कहाँ से काटे पता कैसे करें? तो मुर्रे लूप टेस्ट और वार्ले लूप टेस्ट 2 ऐसे होते हैं जिनसे पता लग जाता है। अगला सवाल है कि डेसिमल संख्या 18 का BCD रूपांतरण कैसा होगा? बाइनरी कोडेड डेसिमल पूछा था दोस्तों। ठीक है, बाइनरी कोडेड डेसिमल में क्या होता है कि जो संख्या होती है ना उसको एज इट इज़ बाइनरी लिखना होता है। ठीक है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। और बड़ी बात यह है कि इसमें प्रत्येक अंक जो है ना उसको 4 बिट का लिखना ज़रूरी था, बस और कुछ भी नहीं है। तो देखो 8 जो है ना इसका तो बाइनरी 1000 होता है, तो ये तो ऑलरेडी 4 बिट का हो गया, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। 1 जो है इसकी बाइनरी 1 होती है, तो इसमें आपको 3 0 पहले लगाने पड़ेंगे, ये 4 बिट का हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा। 0 0 0 1 1 0 0 0, यानी 8 है वो तो ऑलरेडी 4 बिट का है, इसको करने की ज़रूरत ही नहीं थी। और 1 जो है इसमें 4 बिट कंप्लीट करने थे, तो 3 0 पहले लगा दिए। अगला सवाल, पेन स्टॉक में वाटर हैमरिंग से प्रोटेक्शन कौन देता है? ये पेन स्टॉक हाइडल में लगता है, जल विद्युत उत्पादन केंद्र में टरबाइन तक जल पहुंचाने का काम करता है। और इसमें वाटर का प्रेशर अधिक ना आ जाए, यानी स्लाइस गेट जो ऑटोमेटिक बंद या खुलते हैं, तो जैसे ही गवर्नर स्पीड कंट्रोल करने के लिए स्लाइस गेट को ओपन क्लोज करता है, तो पेन स्टॉक में वाटर हैमरिंग से बचाव के लिए सर्ज टैंक होता है, अवशोषक टैंक बोलते हैं। यानी जो भी अतिरिक्त उसमें प्रेशर आता है उसको वो ऑब्जर्व कर लेता है, सर्ज टैंक। अगला हमारा सवाल, तापीय विद्युत संयंत्रों में अतितापक का काम क्या है? यानी जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उनमें सुपर हीटर क्या करता है? देखो भाप को सुपर हीट करना। सुपर हीट स्टीम किसको बोलते हैं? जो इसमें मॉइस्चर नहीं हो। संतुलित भाप से नमी दूर करना, ए ऑप्शन आएगा। रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम सैचुरेटेड स्टीम, यानी संतृप्त जो भाप थी हमारी उसमें कोई नमी ना रह जाए, बिल्कुल ड्राई स्टीम बना देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो टरबाइन है उसकी ब्लेड वगैरह पे जंग नहीं लगता। ए ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगला हमारा सवाल है कि चाप विलुप्त होने के बाद संपर्क के आर पार उस क्षणिक वोल्टता को क्या कहा जाता है? यानी जब सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट मेक और ब्रेक होते हैं उस दौरान आर्क उत्पन्न होता है, तो वो आर्क तो थोड़ी देर में बुझ जाता है अपने आप ही, क्योंकि उसमें हमने कोई ना कोई आर्क क्विंचिंग डिवाइस लगाई होती है, यानी अग्नि का शमन करने के लिए। तो उस समय जो कॉन्टैक्ट के आर पार वोल्टेज होती है तो उसको रिस्ट्रिक्टिंग वोल्टेज बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, रिस्ट्रिक्टिंग वोल्टेज आएगा, बी उत्तर रहेगा। रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज भी बोलते हैं कई बार इसको। और इसके पेपर में सवाल भी आते हैं, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन का भी फॉर्मूला रहता है इसका एक। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी सामान्यतः जनरल ट्रांसमिशन वोल्टेज नहीं है? तो प्रसारण की वोल्टेज जो है वो देखो 66 होती है, 110 kV की भी होती है, 132 kV की भी होती है, लेकिन 200 kV की नहीं होती है, इसकी जगह 220 kV की होती है दोस्तों, और 400 kV की भी होती है। तो इसका अपने सी उत्तर रहेगा। 200 kV जो है वो जनरली ट्रांसमिशन में नहीं आता। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि कॉमन बेस एम्पलीफायर का करंट गेन कितना होता है? तो ये सवाल तो काफ़ी बार रिपीट हो चुका है एंड उम्मीद करूँगा आप सभी का सही हुआ होगा। दोस्तों कॉमन बेस जो एम्पलीफायर होता है इसकी करंट गेन को हम अल्फ़ा बोलते हैं। और अब सभी को पता लग गया होगा
अल्फ़ा का मान हमेशा इकाई से अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, जो कॉमन एमीटर होता है हमारा, उसकी जो करंट गेन होती है वो बीटा कहलाती है, और कॉमन कलेक्टर जो होता है इसकी करंट गेन को हम गामा बोलते हैं दोस्तों। तो सबसे अधिक जो है वो करंट गेन गामा ही कहलाती है, इसलिए कलेक्टर जो है ना, कॉमन कलेक्टर, इसकी करंट गेन सर्वाधिक होती है। कॉमन बेस की सबसे कम, कॉमन एमीटर की अच्छी खासी होती है, बहुत बढ़िया होती है, लेकिन कॉमन कलेक्टर की सबसे अधिक होती है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा, लेस देन 1 आएगा। अगला सवाल है कि मोटर में जॉगिंग ऑपरेशन क्या कहलाता है। जॉगिंग ऑपरेशन का कोई दूसरा नाम भी है और मैंने कई बार करवाया, आपको शायद सभी जानते भी होंगे। जॉगिंग ऑपरेशन जो है वो मेन ऑपरेशन से कैसे भिन्न है, आपको ये भी अंतर बताऊंगा। जॉगिंग का मतलब यहाँ पर है रुक रुक कर चलना। सीधी भाषा में बोलें तो केवल तब तक चलती है जब हम मोटर को कमांड देते हैं, यानी जब हमने स्टार्ट कमांड दे करके रखा हुआ है तब तक तो मोटर चलेगी, जैसे ही स्टार्ट कमांड छोड़ देंगे मोटर बंद हो जाएगी। कारण क्या है? कारण होता है कि जो मेन कॉन्टेक्टर होता है उसके पास एक ऑक्सिलरी होल्डिंग कॉन्टैक्ट लगता है जो NO होता है। जैसे ही मेन कॉन्टैक्ट पिकअप होता है तो ये NC हो जाता है, और स्टार्ट बटन छोड़ देने के बाद इस NC कॉन्टैक्ट के थ्रू लगातार उस होल्डिंग कॉइल को सप्लाई मिलती है जो कॉन्टैक्टर को होल्ड करके रखती है। तो ध्यान रखना, जॉगिंग ऑपरेशन में ये होल्डिंग वाला कॉन्टैक्ट नहीं होता, इसको हटा दिया जाता है और मोटर बिना होल्डिंग कॉन्टैक्ट के होती है। इसलिए जब जब कमांड आती है तब तब चलती है और होल्ड करने वाला कोई है नहीं। तो इस सर्किट का दूसरा नाम है इंचिंग सर्किट। ठीक है दोस्तों, डी उत्तर रहेगा। ध्यान से समझना, एक इंचिंग है और एक होता है एचिंग। तो ये एचिंग जो है ना, ये होती है PCB से कंपोनेंट हटाने की प्रक्रिया, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो है ना उस पर, उसको बोलते हैं एचिंग, और ये है इंचिंग। अगला हमारा सवाल, निम्न में से कौन सा जल टरबाइन का प्रकार नहीं है। दोस्तों टरबाइन पर कंप्लीट एक वीडियो मैंने आपको दिया हुआ है, एंड आई होप आपने वीडियो देखा होगा। बहुत डिटेल से बताया था, फ्लो के आधार पर, डिस्चार्ज के आधार पर, हाइट के आधार पर कौन सी टरबाइन कहाँ काम में लेते हैं। और अगर आपने वीडियो देखा है तो नाम भी याद आपको होगा दोस्तों, पेल्टन व्हील टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन और काप्लान टरबाइन। ये तीनों वाटर टरबाइन के प्रकार है, जबकि इम्पल्स टरबाइन, आवेग टरबाइन जो है ना, ये स्टीम टरबाइन का प्रकार है। अपने इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, इम्पल्स टरबाइन ऑप्शन के साथ हमें जाना है। अगला सवाल पूछा गया कि एक 0 से 100 वोल्ट मीटर का वोल्ट मीटर है और इसका FSD पर एक्यूरेसी यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर एक्यूरेसी 2% है। जब 25 वोल्ट नापेंगे उस समय एरर कितनी आएगी। देखिए दोस्तों, जब एक्यूरेसी है ना, फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि 0 से लेकर जब 100 तक चले ना, तब शुद्धता 2% थी। इसका मतलब 100 से जितना कम मान होगा एरर उतना ही अधिक होगा, मतलब एक्यूरेसी उतनी क्या होगी, कम होगी। 2% एक्यूरेसी यहाँ है, इसका मतलब यहाँ उसकी एक्यूरेसी कम होगी। एक्यूरेसी कम होने का मतलब है एरर बढ़ गया, त्रुटि बढ़ गई। देखिए सीधी सी बात है कि 100/25 अगर हम करते हैं तो 4 आता है, इसका मतलब एरर उसका यहाँ पर 4 गुना अधिक होगा, और 4 गुना अधिक बोलें तो 8% एरर होगा। अगर एक्यूरेसी पूछी होती ना तो वो चौथा हिस्सा, और चौथा हिस्सा बोलें तो 0.5% एक्यूरेसी आती दोस्तों। अगला सवाल है कि आर्मेचर खांचों की संख्या के संदर्भ में 2 आसन विपरीत पोल के बीच की दूरी क्या कहलाती है। 2 आसन पोल का मतलब होता है ये N और ये S। आसन का मतलब होता है एडजेसेंट यानी पास पास के पोल, और ये हमेशा विपरीत होते हैं। तो इनके बीच की दूरी जो होती है उसको पोल पिच, और ये कैसे कैलकुलेट होती है, नंबर ऑफ स्लॉट अपॉन नंबर ऑफ पोल, यानी कितने स्लॉट है और कितने पोल उसमें है। ये हमेशा स्लॉट की संख्या के रूप में ही होती है, यानी एक रेशियो होता है, संख्या के रूप में आती है। अगला सवाल, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का उपयोग कहाँ कर सकते हैं। हॉट वायर में कौन आते हैं। हॉट वायर जो है ये थर्मल इंस्ट्रूमेंट का प्रकार है, इसमें थर्मोकपल और हॉट वायर 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट आते हैं। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट की खासियत यह है कि AC/DC दोनों पर उपयोग कर सकते हैं, और करंट नापने के लिए, वोल्टेज नापने के लिए भी उपयोग हो सकते हैं। यानी हॉट वायर प्रकार के इंस्ट्रूमेंट एम्पीयर मीटर भी होते हैं और वोल्ट मीटर भी होते हैं। AC/DC दोनों पर उपयोग कर सकते हैं, और इनके डिफ्लेक्शन में कहीं कोई परिवर्तन नहीं आता है, समान रूप से मापन करता है। अगला सवाल, 250 वोल्ट सप्लाई से संयोजित RL सर्किट में करंट 3J4 एम्पियर है, इसकी प्रतिबाधा का मान बताइए कितना होगा। दोस्तों 3J4 एम्पियर का मतलब है ये इंडक्टर में, रेजिस्टर में चलने वाली धारा,
और ये इंडक्टर में चलने वाली धारा है। तो इन दोनों करंट का टोटल निकाल दीजिए। टोटल करंट करने के लिए फॉर्मूला होता है आई आर की स्क्वायर प्लस आई एल की स्क्वायर। 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 25। 25 का अंडर निकालोगे तो 5 एम्पियर। सर्किट की टोटल करंट कितनी है? 5 एम्पियर। तो फिर इम्पीडेंस कितना आएगा? V/I से। वोल्टेज 250 वोल्ट, करंट आई 5 एम्पियर। कैलकुलेशन करोगे तो हमारा इम्पीडेंस आएगा 50 ओम। आई होप कि आपको उत्तर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका स्कोर कितना रहा था, आप इसमें से कितना कुछ कर पाए थे। अगला सवाल, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक इंडक्शन मोटर में अगर एयर गैप जो रोटर स्टेटर के बीच होता है, अगर उस एयर गैप को हम और बढ़ा देंगे तो क्या होगा? पावर फैक्टर कम होगा और मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ेगी। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही थे। यही पूछा था कि दोनों के बारे में क्या करना था। सी ऑप्शन करना है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पावर फैक्टर विल बी डिक्रीज और मैग्नेटाइजिंग करंट विल बी इंक्रीज। चुंबकन धारा बढ़ेगी तभी तो पावर फैक्टर घटेगा, सीधी सी बात है, ध्यान रखा करो। चुंबकन धारा ही पावर फैक्टर है, चुंबकन धारा ही लैगिंग घटक है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है कि किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के समान एक सर्किट में धारिता का कारण क्या है? यानी ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस कहाँ से आ गया, ये सवाल पूछा गया है। दोस्तों कैपेसिटेंस के लिए एक चीज़ होती है, आपको अगर फॉर्मूला याद है तो ध्यान से समझना, C/Q/V होता है। ठीक है, कहते हैं कि एक कूलाम आवेश अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर देता है दो सिरों के बीच में, तो उसकी धारिता 1 फैराड कही जाती है। इसका मतलब है कि लाइन में कैपेसिटी तब आती है जब लाइन चार्ज हो, पहली बात तो, यानी चार्ज यानी लाइन में सप्लाई दी गई हो। दूसरी बात, उस लाइन के पोटेंशियल डिफरेंस आता हो। अब पोटेंशियल डिफरेंस स्वाभाविक है क्योंकि लाइन में रेजिस्टेंस है और वो वोल्टेज को ड्रॉप करवाएगा। तो इसका कारण होता है डिफरेंस इन लाइन वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इन लाइन, एक ही बात है, लाइन के विभव में अंतर। ठीक है, डिफरेंस इन लाइन पोटेंशियल, इसकी वजह से धारिता जनरेट होती है। हमेशा ध्यान रखो, कैपेसिटर का कार्यकारी सिद्धांत है ये कि कैपेसिटर हाउ टू वर्क, या कब काम करेगा, कैसे काम करेगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि एसी स्टेटर वाइंडिंग पर, घुमाव का मतलब यहाँ पर वाइंडिंग है, कंटिन्यूटी टेस्ट के दौरान जो सीरीज टेस्ट लैंप होता है उसकी कंडीशन क्या होगी अगर वाइंडिंग में ओपन सर्किट है? यानी अगर वाइंडिंग जो है हमारा वो ओपन है तो फिर लैंप की कंडीशन क्या होगी? सभी जानते होंगे, सीधा सा उत्तर है, दोबारा देख लीजिए। मान लीजिए ये वाइंडिंग है जिसकी हम कंटिन्यूटी टेस्ट कर रहे थे और ये ओपन हो गई, तो हमारा जो सीरीज टेस्ट लैंप है वो कैसे लगता है? दोनों सिरों पर लगता है। अब लैंप का सर्किट पूरा हुआ नहीं तो लैंप कैसे प्रकाशित होगा? ठीक है, यानी लैंप का ऑप्शन आएगा ए, अंधकारमय, यानी इन दी डार्क, अंधेरे में रहेगा यानी बुझा हुआ रहेगा। अगर कॉइल शॉर्ट होती है तो फुल ब्राइटनेस यानी पूरा चमकेगा। अगर सही होती है, बिल्कुल एकदम प्रॉपर वाइंडिंग होती है तो कम चमकेगा। ठीक है, नॉर्मल प्रकाशन का कुछ नहीं आएगा इसमें। ठीक है, फुल प्रकाशित होगा क्योंकि वाइंडिंग शॉर्ट है तो वो ड्रॉप नहीं करवा पाएगी, पूरी वोल्टेज मिलेगी। ठीक है, और कम प्रकाशित है, अगर वाइंडिंग सही होगी तो वो वोल्टेज ड्रॉप करा जाएगी, इसलिए उसको कम वोल्टेज मिलेगी। और अगर ओपन है तो लैंप के सर्किट पूरे हुए नहीं, लैंप प्रकाशित ही नहीं होगा, इसलिए अपने इस क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा। अगला सवाल है कि किसी भी सब स्टेशन में निम्न में से कौन सा घटक पावर फैक्टर सुधारने के लिए रिएक्टिव पावर प्रदान करेगा? देखो रिएक्टिव पावर तो शंट कैपेसिटर ही देगा भाई। ठीक है, सिंपल सा उत्तर रहेगा। ठीक है, शंट रिएक्टर जो होता है ना, ये इंडक्टर का ही दूसरा नाम होता है। तो शंट इंडक्टर यानी इंडक्टर पैरेलल में लगा हुआ है, तो पैरेलल में हो या सीरीज में हो, इंडक्टर तो हमेशा लैगिंग करंट ही लेगा। CT करंट ट्रांसफार्मर, ये तो हाई करंट नापता है, और PT हाई पोटेंशियल नापता है। ऑप्शन ही एक ही बचा अपने पास, शंट कैपेसिटर। सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, थर्मल पावर संयंत्र में बॉयलर की दक्षता को कौन बढ़ाएगा? एफिशिएंसी बॉयलर की तब बढ़ती है जब बॉयलर में जो एक तरह से स्टीम जा रही थी, जो पानी के रूप में जाती है, उसको थोड़ा सा रीसर्कुलेशन करवाते हैं, और ये जो रीसर्कुलेशन करवाते हैं ये इकोनोमाइजर में करवाते हैं। देखो नाम से ही पता लग रहा है, इकोनोम यानी एफिशिएंसी के रूप में कौन आएगा? इकोनोमाइजर आएगा। कंडेंसर का अगर बात करें तो ये कंडेंस करने का काम करता है, यानी भाप जो है उसको पानी में बदलता है,
और एयर प्री हीटर आएगा तो ये APH बोलते हैं इसको, एयर प्री हीटर, ठीक है। तो प्राइमरी एयर जो होती है उसको गर्म करता है। और सुपर हीटर क्या करता है, इसका तो सवाल पहले आ ही चुका था, सेचुरेटेड स्टीम से मॉइस्चर फ्री करता है उसको। अगला सवाल पूछा, मेगर में कंट्रोलिंग टॉर्क कौन होता है। मेगर में कंट्रोल उसकी कॉइल के द्वारा खुद ही प्रदान करते हैं। अगर कभी भी सवाल है ना कि मेगर में कंट्रोल स्प्रिंग की संख्या कितनी होती है, तो उत्तर आएगा 0, यानी कोई कंट्रोल स्प्रिंग उसमें काम में नहीं लेते हैं हम। कंट्रोलिंग टॉर्क उसकी कॉइल जो होती है वो खुद ही जनरेट करवाती है, जो CCPC होती है ना। मेगर एक प्रकार का मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है, ये भी ध्यान रखें। और CCPC होती है, इसमें भी करंट कॉइल प्रेशर कॉइल होती है। अगला सवाल है, यूनिवर्सल मोटर अगर नो लोड पर चलाई जाएगी तो इसकी स्पीड को लिमिट कौन करेगा। वैसे तो बिना भार के गति अनंत हो जानी चाहिए थी ना, लेकिन फिर भी अनंत नहीं होती है। जैसे घर में मिक्सर मोटर है, हमने अगर नो लोड पे चला भी दिया तो इस समय मानते हैं कि स्पीड वेरी वेरी हाई होगी, और वेरी वेरी हाई होने पर फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस भी वेरी वेरी हाई होंगे, यानी घर्षण और वायु हानियाँ जो है वो भी बहुत अधिक होगी, क्योंकि ये सब गति के वर्गानुपात में बदलती है, हम सब जानते हैं ना। तो हाई स्पीड पर हाई रोटेशनल लॉस होंगे, इसलिए मोटर के द्वारा ली गई इनपुट शक्ति फ्रिक्शन और विंडेज हानियों को वहन करने में ही चली जाती है। डी उत्तर सही होगा। अगला सवाल है, 6 पोल का एक सिंक्रोनस अल्टरनेटर है, एक चक्कर में टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री की गणना करो। दोस्तों फॉर्मूला होता है 180 इंटू पोल, 180 डिग्री इंटू पोल। 180 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उत्तर आ जाएगा 1080 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर अपना डी रहेगा। तो बस दोस्तों यही थे आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड जरूर करना। टेलीग्राम का लिंक दिया वो भी ज्वाइन कर लेना।